हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और LLTC यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। पिछले दिन हमने आपको एक न्यूमेरिकल दे करके इस पिछले लेक्चर को एंड किया था। उसी न्यूमेरिकल को आज हम देख लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं। आप एक बार अपने कॉपी पर मिला लीजिएगा। उसके बाद हम जो पीछे का एक्सप्रेशन में जो छूट गया था, क्योंकि वो 5 मार्क्स में पूछता है, VVI लगा दिए थे हम, आपको याद होगा पिछला लेक्चर, तो उसको हम पुनः क्लियर कर लेंगे आज इस वीडियो में। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज शोन इन द फिगर। मतलब इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। देखिए आप पहले कि ये डाइपोल है कि नहीं, तो दोनों जगह सिमिलर अमाउंट का चार्ज है, प्लस बिहेवियर में अपोजिट है, तो बिल्कुल ये एक डाइपोल की तरह है। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। तो थीटा का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का एंगल है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन चार्ज आपको मालूम है। आइदर चार्ज लेते हैं और डाइपोल का लेंथ लेते हैं, P = Q × 2a, याद होगा आपको। तो चार्ज दोनों का सेम है, तो यहाँ ले लेते हैं, चूँकि Q × 2a होता है, Q का वैल्यू दोनों में से किसी एक का ले लीजिए, तो 2 माइक्रो कुलोम है। माइक्रो यानी आपको पता होगा 10⁻⁻⁶, अभी कुलोम हो गया × 2, तो यहाँ × दे देते हैं। इसके बदले 2a, यहाँ आपको ध्यान रखना है 2a यानी a का वैल्यू 3 नहीं है, यानी 3 × 2 यानी 6 मत कर देना आप। क्लियर, 2a का वैल्यू यहाँ 3 है, इसलिए हो जाएगा × 3, फिर × चूँकि सेंटीमीटर में है, हमको मीटर में लाना है, तो 10⁻²। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 × 2 दैट मीन्स 6 × 10⁻⁶। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, -8। डाइपोल मोमेंट है, तो यहाँ हो जाएगा कुलोम और डिस्टेंस मीटर। अब आपको देखना है कि यहाँ कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, एक्सियल का कि इक्वाटोरियल का या एट एनी पॉइंट का। तो पिछले लेक्चर में जो हम लोग प्रूफ किए थे वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि ना ही ये एक्सियल पर है ना ही इक्वाटोरियल पर है। तो हम लोगों ने प्रूफ किया था, उसको इधर देख लीजिए आप। मेरा फार्मूला आया था E = KP/(x³) √3 cos² θ + 1। ये था। K कूलोम्बिक कांस्टेंट है, तो K का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹। P का वैल्यू सामने है 6 × 10⁻⁻8 √3। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो कोस का 30 बिठाएगा, तो 30 का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 का स्क्वायर करोगे आप, तो आ जाएगा 3/4 + 1। यहाँ थोड़ा शॉर्ट किए हैं, आप अच्छा समझना इसको। अपॉन x के q है, यानी x ये डिस्टेंस होता है जो इसका मिड पॉइंट होता है वहाँ से, तो 3⁻³ यानी कि 27। तो यहाँ देखिए 9 से 3 बार में, 3 टाइम्स में, और 3 दूनी यहाँ से 6। दैट मीन्स आपको बचा 10⁹ है और 10⁻⁻8 है, तो यहाँ बचेगा 2 × 10⁻⁹ यानी 1। दैट मीन्स 2 × 10, और यहाँ बचेगा आपको 339 हो जाएगा बटा 4 + 1। इसको आगे जब आप सोल्व कीजिएगा तो 2 दही हम 20 कर देते हैं शॉर्टकट में, और 9 13/4 अलग अलग कर देते हैं इसको। ऊपर में भी रूट हो जाएगा, नीचे में भी रूट होगा। फिर से इसको सोल्व कीजिएगा तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 काट दोगे 10 बार में, यानी ऑल ओवर इस पॉइंट पर इस डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया आपका 10 × √13। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो E = आप फार्मूला शुरू में पढ़े थे F/Q, जहाँ ये टेस्ट चार्ज था, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कुलोम, यानी N/कूलोम। तो इसका भी यहाँ हम लोग ऐसा यूनिट लिख देंगे, N/कूलोम। ये आपको भूलना नहीं है, हर हाल में इसका ऐसा यूनिट लिखना है। आपका आंसर हो गया 10 × √13 N/कूलोम। अब हम बोले थे आपको कि अगला लेक्चर में आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी एक्सप्रेशन को आगे देखेंगे हम, वही हम आगे काम करते हैं। चूँकि पिछला लेक्चर में इस जो एक्सप्रेशन हम बता रहे थे कि एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपको हम VVI लगाए थे, ये 5 मार्क्स में आता है। तो चूंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिर्फ एक्सप्रेशन प्रूफ कर देने से नहीं होगा, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस पॉइंट P पर जो ये डायरेक्शन हुआ,
इस डायरेक्शन का भी वैल्यू आपको दिखाना होगा। साथ ही साथ केस फर्स्ट केस सेकेंड जो बनेंगे, एक एक्सियल पर एक इक्वाटोरियल पर, ये भी आपको दिखाना होगा जो अभी हम क्लियर कर रहे हैं। तो कल और आज का दोनों वीडियो मिला करके आपको 5 मार्क्स के लिए होगा, पूरा ऑल ओवर क्वेश्चन, पूरा ऑल ओवर बनाना है आपको। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीन जो आप देख रहे हैं यहाँ का, इसको काट करके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ देखिए, आपको ये फिगर नहीं बनाना है, ये जो फिगर बना रहे हैं हम, ये हेडिंग देने के बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, मैंने पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए पहले फिगर देख लीजिए आप। पी यहाँ हम दे दिए हैं, इसको हम लोगों ने E1 माना है, इसको E2, और ये जो आपका एक्चुअल डायरेक्शन है वो ये था, जिसको हम लोग ER या सिंपली E माने थे। अब हम पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार चलेंगे तो E2 को यहाँ रख सकते हैं, E2 को उठा करके यहाँ रख दीजिएगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ऐसे। और E1 को उठा करके यहाँ से आप यहाँ बैठाइएगा इस तरह से ऐसे, थोड़ा सा फिगर में फॉल्ट है, आप इसको क्लियर बनाइएगा अच्छी तरह से स्केल के हेल्प से। ये हो गया E1। अब आपको पता है 11th क्लास में आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि डायरेक्शन निकालना होता है तो लीनियर लाइन है, उसके साथ एंगल को निकाल लीजिए आप। तो एंगल का वैल्यू हम मान लीजिए यहाँ अल्फ़ा है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालना है तो tan के साथ अल्फ़ा ले रहे हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/b, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू p/b लिख दिए। अब इस कोण के लिए p का वैल्यू E2 हो गया और b का वैल्यू E1 हो गया। तो इस तरह से आप हेडिंग लगा करके इसको हम समझाने के लिए, यानी कंपैरिजन करने के लिए सामने रखे थे। मेनली आपको ये फिगर छाप देना है सामने और यहाँ से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। अब आगे बढ़ते हैं अब हम tan अल्फ़ा E2 का वैल्यू आपको याद होगा पिछले लेक्चर का एक्सप्रेशन में, E2 का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे KP साइन थीटा अपॉन x3। अब E1 का वैल्यू था 2KP कोस थीटा अपॉन x3। जो कटेगा साफ साफ पहले आप उसको काट लीजिए, x3 K और P भी कट गया। अब हम इसको यहाँ लेकर के चल रहे हैं, या tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचा, और यहाँ 2 बचा हुआ है, तो यानी 1/2 इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो tan थीटा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया हाफ tan थीटा। अब सिर्फ हमको अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ कर देंगे ऐसे, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा। ये आपका डायरेक्शन निकल गया। अब हम केस फर्स्ट और केस सेकेंड चल लेते हैं, और जब केस सेकेंड तक हो जाएगा तो कंप्लीट 5 मार्क्स का ये हो जाएगा क्वेश्चन। केस फर्स्ट अब हम लिख लिए, इफ पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। चलिए पहले छाप लेते हैं फिगर, -q। अब तो आपको फिगर याद भी हो गया होगा, +q, लेंथ बोलिए 2a, बीच में सेंटर। अब जो पॉइंट P हम यहाँ माने थे, इस तरह से इमेजिन कीजिएगा आप फिगर को, यहाँ माने थे तो थीटा एंगल दिए थे। अब यही पॉइंट को एक्सियल पर लेके आ गए, एक्सियल पर लेके आइएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है डाइपोल मोमेंट का। अब एंगल आप इधर ही की तरफ ले गए, यानी 0 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट P है वह यहाँ लाइज कर गया। तो चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए जो फार्मूला था उसको बैठाते हैं हम लोग, KP अपॉन x3 अंडर रूट 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। 1 को इधर लिखिए या इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। आगे E इज इक्वल टू KP अपॉन x3 अंडर रूट 1 + 3। चूँकि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है और कोस 0 का वैल्यू 1 जानते हैं आप, तो 1 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 1, 3 × 1 यानी 3। अब 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 4। आगे स्टेप पर बढ़ाइएगा,
अच्छा हम ही बढ़ा दे रहे हैं, E इज इक्वल टू KP अपॉन एक्स क्यू, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब अगला स्टेप में आप लिखिएगा 4 को जब आप अंडर रूट से ब्रेक करेगा तो कितना हो जाएगा 2। आप याद कीजिए तो एक्सीएल, जब आप एक्सीएल में एक्सप्रेशन प्रूफ किए थे और उसके बाद केस फर्स्ट मान के चले थे तो क्या उसमें भी यही आया था? तो आप फाइंड कीजिएगा कि यही आया था। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन हम प्रूफ किए थे पिछला दिन वो बिल्कुल सही है। ये केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकेंड देखिए, उतारिए पहले आप इसको। केस 2, इफ पॉइंट P लाइज ऑन इक्वाटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अब जो पॉइंट P यहाँ माने थे उसको हम इक्वाटोरियल लाइन पर मान लेते हैं। यहाँ देखिए, तो जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपकी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चूँकि इस फिगर को आप छाप लीजिए, फिर इधर लिखिए, चूँकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या काला, फिर सीधे एक्सप्रेशन पर आएंगे। E इज इक्वल टू KP अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी को हम लोग प्रूफ किए थे। आगे बढ़ेंगे तो E इज इक्वल टू KP अपॉन एक्स क्यू। अब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है और आप जानते हैं कि कोस 90 का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर यानी 0 और 0 इंटू 3 मैंने 0 हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा 1 यानी √1 और √1 का वैल्यू 1 यानी कहिए तो E इक्वाटोरियल का वैल्यू KP बटा एक्स क्यू आया, जिसको आप इक्वाटोरियल वाले एक्सप्रेशन में यानी कल के पिछले लेक्चर में जब प्रूफ किए थे उसमें भी केस फर्स्ट में यही आया था और ये भी यहाँ से क्या हो गया प्रूव्ड। इस तरह से 5 मार्क्स का कहेगा तो कल का एक्सप्रेशन से लेकर के बीच का न्यूमेरिकल को आप हटा दीजिए, तो आज जो हम डायरेक्शन बताए और केस 2 यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिएगा तो यू गोट 5 मार्क्स इजली। अब हम आगे का नया कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो छूट रहा था आपके सामने है अब, जिसे मान लीजिए कि कभी कभार ऐसे न दे करके इस तरह से कि फाइंड द एक्सप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, मैंने एक्सियल लाइन न कह करके हेड ऑन पोजीशन कह देवे, तभी आपको वही एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो एक्सियल लाइन वाला फाइंड किए हैं। अच्छा, इक्वाटोरियल लाइन शब्द का इस्तेमाल ना करके अगर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहे तब भी आपको इक्वाटोरियल वाला ही समझना है। इसलिए इसको इम्पोर्टेंट एग्जाम के अथी से, एग्जाम में ऐसे ही करता है ये, इसीलिए थोड़ा स्टूडेंट को बरगलाने के लिए, इसलिए आपको इसको आराम से अथी करके फिगर छाप करके लिख दीजिएगा। एक्सियल लाइन इज ऑल्सो नोन एज हेड ऑन पोजीशन, इसको थोड़ा अथी कर दीजिएगा। फिर नीचे लिख दीजिएगा इक्वाटोरियल लाइन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसको भी थोड़ा बोल्ड अक्षर से अथी मोटा दीजिएगा। अब यहाँ से बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट की तरफ हम चल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? HCl आपको पता होगा, H पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज, और प्लस A का +1 है, यहाँ -1 है, यानी डाइपोल की तरह बिहेव किया। तो मेरा अगला हेडिंग क्या है ना, देखिए एक बेल्ट हम लिए हैं, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस चार्ज। तो जब यानी कि समान रूप से प्लस चार्ज को विस्तृत किए हुए हैं, हम फैलाए हुए हैं, तो जब एक समान रूप से प्लस चार्ज फैला हुआ है तो एक समान रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे इस तरह से, ऐसे अच्छी तरह समझिएगा, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग थोड़ा सा टॉपिक है ये। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को आप रखिएगा तो बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। होता क्या है, ये जो HCl का एक मोलेकुल आप रखे, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, या दूसरी शब्दों में कहें तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, तो आश्चर्यजनक तरीके से क्या होता है ना कि ये जो HCl का मोलेकुल्स है वो रोटेट करने लगते हैं, बड़ी तेजी गति से घूमते रह जाएगा। ऐसा क्यों होता है भाई? तो आपने स्टैटिकल फिजिक्स में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना, 11th क्लास में रोटेट कराना है तो उसके लिए एक फोर्स के जगह पर दूसरा फोर्स आता है, उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क, जिसको हम लोग टाउ से इंडिकेट करते हैं, टॉर्क। यानी रोटेशनल फोर्स इज नोन एज टॉर्क ऑल ओवर, सिंपल भाषा में कहा जाए तो हम लोग का अभी हेडिंग होगा कि जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखते हैं तो क्या होता है, तो इस पर क्या लगता है टॉर्क, यानी ये रोटेट करने लगता है, तो वह टॉर्क का वैल्यू यानी टाउ का वैल्यू क्या होगा। इससे जो एक्सप्रेशन आएगा वो जेईई मेन, एडवांस और नीट के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगा। तो हम आगे हेडिंग लगाते हैं, फिगर दूसरी तरीक़ा से उसमें छापेंगे, देखिएगा कैसे।
जो पिछला फिगर छापा था वो आपको समझाने के लिए, पर डायग्रामेटिकली आप कैसे छापिएगा फिजिक्स के अनुसार, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले छाप देंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वैल्यू मान लेते हैं हम लोग बबुआ ई है सबका। अब एक डाइपोल लेकर के आते हैं, यहाँ है प्लस क्यू और यहाँ है माइनस क्यू, मतलब HCl को हम यहाँ रखे हैं ऐसे, H यहाँ है, H यहाँ है, Cl यहाँ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐसे रखे हैं हम। अब वो क्या होता है ना, रोटेट करने लगेगा जोर से। आखिर ऐसा क्यों, तो देखिएगा इधर एक चार्ज यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ है। तो आपने पढ़ा था E = F/Q पढ़े हैं ना आप, तो यहाँ से जब फोर्स का वैल्यू निकालिएगा तो F = QE हो जाएगा। प्लस में जब प्लस चार्ज है और माइनस वाले के पास F = -QE, यानी एक फोर्स इधर का लगा, एक फोर्स इधर का। आपको पता होगा टॉर्क किसको कहते हैं, तो जब अ पेयर ऑफ फोर्स वर्क करने लगे तो कोई भी चीज़ रोटेट करने लगता है। मैंने टॉर्क का वजह क्या हुआ, तो बलों का युग्म, मैंने एक जोड़ा बल आ जाएगा तो कोई भी चीज़ रोटेट करने लगेगा। तो एक जोड़ा बल आ जाता है, कैसे भाई, तो एक बल यहाँ आ गया QE इधर की तरफ और एक बल इधर की तरफ आ गया QE। अब एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, इसी वजह के मैंने यही वजह है कि यह रोटेट करने लगता है। अब हम इसका लेंथ मान ले रहे हैं 2a, यहाँ मान ले रहे हैं एंगल थीटा, नाम दे दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं B। फिगर को आप अच्छा से छापिएगा, चूँकि ऑनलाइन ही हम छापते गए हैं तो आपको फिगर छापने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो कुछ लैंग्वेज है, पहले लैंग्वेज हम लिखवा दे रहे हैं कि यहाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, उसमें एक डाइपोल को हम रखे हैं जिसका डाइपोल मोमेंट P है, डाइपोल लेंथ 2a है, चार्ज रखता है +Q -Q एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B। इस तरह से जो कुछ हो, एक छोर पर QE लग रहा है जो इधर की तरफ है, दूसरे छोर पर QE फोर्स लग रहा है जो इधर की तरफ है। इस तरह से एक बलों का युग्म आता है जो टॉर्क लगता है। अब हम उसी टॉर्क का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आइए पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं हम। इसमें लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, लेकिन लैंग्वेज में ही सारे चीज़ को कह दिया गया है। अगर हम इसको न पढ़ा करके डायरेक्ट लिखवा भी देते तो आप समझ लेते। देखिए क्या है, सो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज -Q एंड +Q। तो ठीक है भाई, इकाजी एक डाइपोल है -Q और +Q का, एंड लेंथ 2a, और लेंथ बबुआ देख रहे हैं आप 2a है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ E। E स्ट्रेंथ का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा गया है, जो देख रहे हैं आप रखा गया है। The electric force acting on the electric dipole are equal in magnitude but opposite in direction। ये बात तो आपको जस्ट हम पीछे समझा चुके हैं कि इस पर इधर की तरफ लग रहा है QE और इधर की तरफ लग रहा है QE ही, यानी दो फोर्स लग रहे हैं जो अमाउंट में इक्वल हैं पर डायरेक्शन में अपोजिट, और यही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ का, तो टॉर्क लगने का। अब आगे देखिए क्या है, दिस टू फोर्सेज सेट अ कपल ऑफ फोर्स, ये दोनों मिलकर के एक जोड़ा बल बनाते हैं, बलों का एक युग्म बनाते हैं जो क्या करता है, तो विच गिव्स, इसके बाद यहाँ उतारना है आपको, विच गिव्स जो क्या करता है भाई, तो द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ दिस डाइपोल, इस डाइपोल को रोटेशनल इफेक्ट देता है, मैंने रोटेट करने लगता है। साफ साफ भाषा में कहें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर HCl को आप रख दीजिएगा एक मोलिक्यूल को, तो हमेशा के लिए घूमते ही रह जाएगा, वही है। आगे हम लोग लिख रहे हैं, सो इसलिए जब टॉर्क लगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो सो टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाई, यहाँ तक आप लिख लीजिए। उसके बाद टॉर्क का वैल्यू क्या होता है वो हम इसको मिटा करके और अच्छा तरीके से यहाँ पे हम फाइंड करने चलेंगे। फिगर पे आप क्लियरली छापना। तो चलिए इसको हम यहाँ लिख करके आगे बढ़ते हैं। जिस बात को हमने यहाँ लिखा था वही अब यहाँ लिख दिए, सो टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाई, टॉर्क को टाउ से इंडिकेट करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब क्या है, ये एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी आपको पता नहीं है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालने का अभी प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डॉटेड लाइन से खींचिएगा, नाम दे दीजिए AB है तो इसका नाम दे दीजिए C। तो आप क्या देखते हैं, 2AE है और ये थीटा है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का वैल्यू निकालना है, मतलब थीटा के लिए P हो गया और ये H है,
तो आप चाहें तो यहाँ ऐसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। पी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, यानी बी सी है, बी सी है, पी है, एच का वैल्यू कितना है तो 2a, इसलिए बी सी का वैल्यू हो जाएगा बाबू, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 2a साइन थीटा। कितना आसानी से निकाले हम लोग। अब उसी का वैल्यू यहाँ बैठा देना है, यानी टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, दोनों जगह सेम है तो वही हम लोग भी बैठा दे रहे हैं यहाँ QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है तो 2a साइन थीटा, चूँकि BC बराबर 2a साइन थीटा है, इसीलिए हम यहाँ थीटा माने थे। अब ये आपका कंप्लीट फिगर है, डॉटेड लाइन से दिखा करके P इज इक्वल टू, या फिर P क्या लिखेगा, डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 2a साइन थीटा, ये हुआ इसका लेंथ। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, एक लाइन ये है, तो इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम, या टॉर्क इज इक्वल टू, E को यहाँ हटाइए पहले, Q और 2a को साथ में लेके आ जाइए, Q इंटू 2a इंटू E, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा। आपको पता है कि चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2a। अच्छा, इसको मिटा लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। मिटा लिए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2a को लिख देंगे P और डॉट E साइन थीटा, डॉट नहीं पढ़ेंगे इसको, इंटू पढ़ेंगे, या टॉर्क इज इक्वल टू, अब आप देखिएगा PE साइन थीटा है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस को तोड़ते हैं तो साइन में ब्रेक होता है, डॉट को तोड़ते हैं तो कोस में। इस तरह से आपका कंप्लीट टॉर्क का वैल्यू आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि टॉर्क रियल में कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, तो लिख दे रहे हैं साफ साफ, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी and its direction is determined by, कैसे, तो राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से, क्योंकि क्रॉस 11th क्लास में जो इस तरह से आपको बताया गया था वही है। इतना ही आज के लेक्चर में हम पढ़ाते हैं, बाकी इस पर आधारित जो कुछ केस है वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग ना हो और आपके लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग बना रहे। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा फील किए होंगे इस लेक्चर में। थैंक्स, गुड बाय।